हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और करंट अफेयर की सीरीज़ अब हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा आर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब पेट के लिए पढ़ना है, एलटी ग्रेड के लिए पढ़ना है। तो आज हमने यहाँ तक करंट के 2 पार्ट्स कर चुकी हूँ, तो आप वो भी बैक में जाके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं ई दृष्टि की आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ, जिसमें हम जो है राष्ट्रीय वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आंध्र प्रदेश में आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना था। तो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी। ठीक है, इससे पहले तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये कुंभ वाला हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमें यहाँ से आप पार्ट को शुरू करना है। तो 2 पार्ट इसके हो चुके हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम पेट की भी मैं एक क्लास चला रही हूँ, आप वो भी देख सकते हो। और आपको एनसीईआरटी की भी मैं बुक्स शुरू कर चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अपने ये पूरे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो, सभी सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं देती हूँ मैं, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करें। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 से 342, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 से 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया एवं सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड जोड़ा गया, और वो कौन सा खंड है, तो 4A है। ठीक है, अब इसमें याद रखने योग्य बातें देख लेते हैं। तो मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था, और इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उपवर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, क्या होता है उपवर्गीकरण, तो सामान्य अर्थ में उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उपश्रेणियों में विभाजित करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का उचित वितरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग। ठीक है, ये आपकी न्यूज़ है। तो भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, GI जिसकी बात कर रहे हैं हम, किसी वस्तु का वह संकेत है जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है, जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI को बौद्धिक संपदा के एक रूप में मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुच्छेद 1(2) में औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी
शामिल हैं, ठीक है। तथा अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। भारत जो विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है ने भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया है। अब इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। दार्जिलिंग चाय, जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, 2004 में भारत का पहला पंजीकृत GI उत्पाद बना, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत का पहला पंजीकृत GI उत्पाद क्या था? दार्जिलिंग की चाय थी, और ये कब बना? तो 2004 में। मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हो चुके थे। मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 77 GI टैग उत्पादन शीर्ष पर है। उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। तो यूपी जो है हमारा सबसे आगे है GI टैग उत्पाद में, ठीक है। सर्वाधिक GI टैग है 77 यूपी में, और उसके बाद है तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान। 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के द्वारा पिटद्दा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। ये पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ गढ़ जिला की है, ठीक है। पट्टेदा अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिज़ाइन से होती है, ठीक है। तो भाई पट्टेदा अंचू साड़ी कहाँ का है? तो ये कर्नाटक की गजेंद्रगढ़ की गढ़ जिला की साड़ी है और सूती साड़ी है, और ये इसकी पहचान है कि ये चौड़े बॉर्डर और चेक डिज़ाइन की होती है, और इसको भौगोलिक संकेत कब मिला है? 28 मार्च 2025 को, ठीक है, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन ऑफ ट्रेडमार्क के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पुण्य है। ये संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ठीक है, ना उपहार में दी जा सकती है, और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है, ठीक है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर संपत्ति हमेशा के लिए परोपकारी उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखती है। वक्फ जिसका बहुवचन औकाफ है, अरबी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति कुफ से हुई है। वक्फ का विचार इस्लामिक कानूनों और परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। वक्फ की परंपरा का मुख्य आधार हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर सहीह अल बुखारी 2737 हदीस, जो वक्फ संस्था की नींव मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं? तो भाई इस्लाम के आगमन और मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ ही वक्फ की अवधारणा क्या है? वो भारत में आई थी, ठीक है। तो ये अवधारणा कब आई है? इस्लाम के आगमन के साथ ही, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, भारत में आई, ठीक है। वक्फ के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। तो 3 कालखंड में पहला कालखंड है इस्लामी काल। इस मुस्लिम शासन के दौरान वक्फ संपत्तियां केंद्रीय नियंत्रण में थी, जहां शासक सर्वोच्च प्राधिकारी थे, ठीक है। दूसरी है आपकी ब्रिटिश उपनिवेश काल, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ प्रशासन में विकेंद्रीकरण की दिशा में बदलाव आया, ठीक। तीसरा है आपका स्वतंत्रता के पश्चात का काल। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में पहला वक्फ अधिनियम वक्फ अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद 1959, 1964, 1969 में संशोधन किए गए। 1984 में एक सीमित वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 1995 में एक व्यापक वक्फ अधिनियम पारित हुआ। गुड्डू 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन पारित किया गया। सबसे नवीनतम वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो 2024 का क्रमांक 109 है, ठीक है।
दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन गया। ठीक है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 3 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के पश्चात विधेयक को 128 मतों के समर्थन और 95 मतों के विरोध के साथ स्वीकृति मिली है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति क्या करी है, प्रदान करी है। ठीक है, जिसमें ये अधिनियम बना। ठीक, 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम को प्रभावी किया गया। ठीक है, अब इसमें मुख्य संशोधन देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया। धारा 2 में जुड़े नए प्रावधान के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों ना हो। धारा 3 परिभाषाओं में ये शब्द जोड़े गए: आगा खानी वक्फ, बोरा वक्फ, कलेक्टर, सरकारी संगठन, सरकारी संपत्ति, पोर्टल और डाटाबेस। और धारा 3 में आइदर, वर्बली और शब्द को क्या किया गया, हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर वक्फ जो है वो मान्य होगा। मौखिक वक्फ और मौखिक मुतवल्ली की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। ठीक है, धारा 3R में किए गए संशोधन के अनुसार वक्फ समर्थनकर्ता की कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए, समर्पित संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, धारा 3RI के अनुसार वक्फ बाय यूज़र प्रावधान हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक प्रवृत्ति या परोपकारी उद्देश्य से प्रयोग की जाती रही है तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है, चाहे उसके पास कोई लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन ना हो। अब सिर्फ उपयोग के आधार पर यूज़र बेस्ड क्लेम किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई संपत्ति वक्फ बाय यूज़र के रूप से 2025 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले पंजीकृत है तो वो वक्फ संपत्ति मानी जाएगी, यदि वो संपत्ति विवादित या सरकारी नहीं है। धारा 3R वक्फ अल्लाह औलाद से संबंधित संशोधन। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का वक्फ अपनी संतान या वंशजों के लाभ के लिए करता है और साथ ही उसका कुछ हिस्सा धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए रखता है तो उसे वक्फ अल्लाह औलाद कहते हैं। पुराने प्रावधानों के अनुसार अगर वंश समाप्त हो जाए तो पूरी आय शिक्षा, विकास और जनकल्याण जैसे धार्मिक परोपकारी कार्यों में खर्च की जाती थी। नए संशोधन के अनुसार अब एक विधवा, तलाकशुदा महिला, अनाथ के रखरखाव और भरण पोषण पर भी वक्फ की आय खर्च की जा सकती है। नई धारा 3A1 के अनुसार कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वो संपत्ति का वैध मालिक हो और उसे समर्पित करने का अधिकार रखता हो। नई धारा 3A2 के अनुसार वक्फ औलाद पारिवारिक वक्फ से महिला उत्तराधिकारियों सहित किसी भी वैध उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं छीना जा सकता। नई धारा 3B12 के अनुसार संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले पंजीकृत हर वक्फ को 6 महीनों के भीतर पोर्टल और डाटाबेस पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। यदि कारण उचित हो तो ट्रिब्यूनल एक बार और 6 महीने की मोहलत दे सकता है। धारा 3C1 के अनुसार कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ मानी नहीं जाएगी, चाहे वो अधिनियम बनने के पहले या बाद में वक्फ घोषित की गई हो। धारा 4(1) में संशोधन किया गया है कि पहले ही व्यवस्था के अनुसार वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण हेतु सर्वाइव कमिश्नर या सेटलमेंट कमिश्नर्स की नियुक्ति होती थी। ये अधिकारी राज्य में सर्वेक्षण का विशेषज्ञ होता था। अब सर्वाइव कमिश्नर का प्रावधान हटा दिया गया है तथा वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दे दी गई है। धारा 6 में औकाफ के विवाद से संबंधित संशोधन है कि पहले केवल सिया वक्फ या सुन्नी वक्फ का उल्लेख था। अब
अगखानी वक्फ या बोहरा वक्फ शब्द जोड़ दिए गए हैं। पूरी लगा दो। धारा 6 और 7 में संशोधन पर ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने पर फैन वगैरह ऑफ। धारा 6 और 6 में संशोधन कर ट्रिब्यूनल 6-7 में संशोधन कर ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने का प्रावधान पूरे अधिनियम में आगे भी कई स्थानों पर हटाया गया। इससे ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अपील की समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल की गई है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 को यथा संशोधित कर केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। ठीक है। अध्यक्ष वक्फ मामलों के लिए केंद्र सरकार के मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक। कुल 3 सांसद सदस्य होंगे, जिनमें 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से होंगे। मुस्लिम समुदाय से नियुक्त सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा 3 व्यक्ति जो देशव्यापी मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों। 3 वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष होंगे बारी बारी से, और 1 मुतवल्ली जिसकी वक्फ संपत्ति की सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे अधिक हो। ठीक है। मुस्लिम कानून के 3 प्रमुख विद्वान होंगे। 2 व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हों। 1 प्रसिद्ध वकील जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो। 4 विशेषज्ञ व्यक्ति जो निम्नलिखित क्षेत्रों से एक को प्रशासन या प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, इंजीनियरिंग या वास्तुकला, चिकित्सा, वक्फ मामलों से जुड़े केंद्रीय मंत्रालय विभाग का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर का होगा, उसका पदेन सदस्य। ठीक है। विशेष प्रावधान उपयुक्त सी बिंदु के तहत नियुक्त किए गए सदस्यों में से 2 सदस्य महिलाएं होंगी। उपयुक्त धारा में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। पदेन सदस्यों को छोड़कर धारा 14 में संशोधन कर राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोर्ड का गठन होगा। अब राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। केंद्र या सरकार का कोई मंत्री इस बोर्ड का नामित सदस्य नहीं बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नामित होंगे। संशोधित धारा 17 के अनुसार अब वक्फ बोर्ड को प्रत्येक माह कम से कम 1 बार बैठक करनी अनिवार्य होगी। पहले की व्यवस्था में बैठकों की कोई समय सीमा तय नहीं थी। धारा 20A जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोटेशन के माध्यम से हटाने की अनुमति देती थी, पूरी तरह हटा दी गई है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति चुनाव की जगह प्रत्यक्ष नामांकन के माध्यम से की जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 23 के संशोधित रूप में अब CEO पद के लिए किसी भी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। धारा 47(1)A में संशोधन के अनुसार जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम है, उनके खातों की वार्षिक ऑडिट होगी। हालांकि ऐसे वक्फों में केवल 2% का चयनित ऑडिट किया जाएगा। धारा 47(1)B के संशोधन के अनुसार जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, उनके खातों की हर साल अनिवार्य ऑडिट की जाएगी। ठीक है। अब पहले की आय सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। संशोधन और धारा 72(1) वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का जो पहले 7% वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में देना होता था, अब 5% अंशदान देना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। धारा 72(7) के संशोधन के द्वारा बोर्ड का निर्णय जो होगा वो आपका अंतिम होगा, शब्द हटा दिए गए हैं, जिससे मुतवल्ली को बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अवसर मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए ये इसको ऐसे इतना फ्रेम करके दृष्टि वाले देते हैं इसमें। ठीक है। तो भारत में कुल कितने वक्फ बोर्ड हैं? तो भाई 32 वक्फ बोर्ड है भारत में, जो 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश में सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, और बिहार राज्य में सिया वक्फ बोर्ड है, और बिहार राज्य में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है, कार्यरत है। वक्फ एस्टेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत वक्फ एस्टेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड के पास स्थित कुल संपत्तियों की संख्या 8,000 कहाँ है यार, 8,89,586 है। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। और संपत्तियों की कुल
संख्या के आधार पर सर्वाधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास है और इस सूची में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड तथा पंजाब वक्फ बोर्ड है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, तो हम इसमें 2 ही पढ़ पाए। एक और पढ़ लेते हैं, ये वाला कम से कम 3 तो कंप्लीट कर लेते हैं आज। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पंचायत उन्नति सूचकांक इंडेक्स भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है पंचायत उन्नति सूचकांक। ठीक है, ये एक नवीन मानक है जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs की प्रगति का क्या करेगा? मूल्यांकन करता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक है जिसमें देश भर की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास प्रदर्शन और प्रगति का आकलन 9 विषयों पर किए गए स्कोर के आधार पर किया गया है। ठीक है, कितने विषयों पे? 9 विषयों पे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। ठीक है, तो पहला पंचायत उन्नति सूचकांक कब जारी किया गया है? तो 2022-23 का पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ये एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण है। ठीक है, ये स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों LSDGs के 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। तो कितने विषय हैं इसमें? 9 विषय। अब ये 9 विषय कौन कौन से हैं? तो एक है आपका गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका। ठीक, दूसरा है स्वास्थ्य पंचायत, तीसरा है बाल अनुकूल पंचायत, चौथा है जल पर्याप्त पंचायत, पांचवा है स्वच्छ और हरित पंचायत, छठा है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सातवां है सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित पंचायत, आठवां है सुशासन युक्त पंचायत और नवा है आपका महिला अनुकूल पंचायत। ठीक है, विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त PAI स्कोर और विषयगत स्कोर के आधार पर इन ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन की निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं भाई? तो पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता जिसमें आपको 90+ आपके आने चाहिए। ठीक है, अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर आपका आ जाता है 75 से 90 के नीचे। बेहतर प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस आ जाएगी 60 से 75 के नीचे। आकांक्षी आपके आ जाएंगे 40 से 60 से नीचे। आरंभिक स्तर के आ जाएंगे आपके बिगिनर्स 40 से नीचे। ठीक है, तो बिगिनर्स 40 से नीचे हैं, आकांक्षी एस्पिरेंट है आपके 40 से 60 और परफॉर्मेंस आपकी 60 से 75 में हो जाएगी परफॉर्मर की। फ्रंट रनर आपके 75 से 90 में और अचीवर आपके 90+ है। ठीक है, तो कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी यानी कि 90 से 100 अंक में स्थान नहीं बना पाई है। ठीक है, गुजरात से सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर श्रेणी में रही हैं, जिसके बाद तेलंगाना की 270 पंचायतें इस श्रेणी में रही। त्रिपुरा की भी 42 पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में दर्ज हुई हैं। अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर राज्यों में क्रमशः आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आप इसमें डाटा देख सकते हो। ठीक, इसमें उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुई। कितनी? 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत, ये कहाँ की है? तो ये ब्लॉक बख्शी का तालाब लखनऊ की है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत है जो 76.43 स्कोर के साथ अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर ग्राम पंचायत है। इसके अनुसार तेलंगाना का बर्नपुर ग्राम पंचायत ब्लॉक पितल्लम जिला कामारेड्डी शीर्ष रैंक प्राप्त ग्राम पंचायत है जिसका PAI स्कोर है 84.9 फ्रंट रनर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं और अब हम इसके आगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो अब हम कल देखेंगे। ठीक है, ये हम कल के उसमें देखेंगे क्योंकि आज फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप बोर होने लगोगे और वैसे भी करंट ऐसा है कि हमें आराम से इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए समझ के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज 3 न्यूज़ देखी।
ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, और एक आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो तैयारी करते रहिए, करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेट के एग्ज़ाम के लिए भी, हमारे एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी, पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो ये तैयारी तो करती रहनी है हमें। तो आज जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं एलटी ग्रेड और पेट की आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, उसके लिए आपका ये करंट ज़रूरी है। पेट के लिए अलग क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मैं एक बुक कंप्लीट करा रही हूँ आपको, और उसके बाद साथ साथ आपको मैं एनसीईआरटी भी शुरू करा चुकी हूँ, जो आपका एलटी ग्रेड और पेट दोनों में ही आपकी शुरू होगी। तो एनसीईआरटी की बुक्स मैं शुरू कर चुकी हूँ क्लास 6 से, तो आप उसको भी आराम से देख सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने शुरू कर दी है, तो वो बहुत डीप से आप आराम से डीपली पढ़ना है, तो आपको उससे पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने कल के टॉपिक पे नेक्स्ट दिन में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।